हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सब्जेक्ट एबीएसटी के पेपर सेकंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स व्यावसायिक सांख्यिकी ये ई लेक्चर की सीरीज में हम आज स्टार्ट करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, अर्थ एवं प्रकार, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग एंड टाइप। अब इस लेक्चर में आगे चलते हम सबसे पहले देखते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का क्या मीनिंग होता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग क्या होता है। तो जब हम मीनिंग की बात कर रहे हैं तो देखते हैं कि एक समग्र श्रेणी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का आशय उस समग्र श्रेणी से यहाँ पे मतलब है स्टैटिस्टिकल सीरीज। जैसा कि आपको पहले बताया गया कि समग्र श्रेणी क्या होती है, जो सीरीज बनती है कोई स्टैटिस्टिकल, उस सीरीज के अधिकांश मूल्यों की, उसकी मोस्ट ऑफ जो वैल्यूज हैं उनकी किसी एक मूल्य के आसपास केंद्रित होने की प्रवृत्ति से है। तो हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है, कोई स्टैटिस्टिकल सीरीज की जो मोस्ट ऑफ वैल्यूज हैं वो वैल्यूज किस वैल्यू के पास सेंट्रलाइज हैं, जो किसी एक मूल्य के आसपास केंद्रित होने की जो प्रवृत्ति होती है वही हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति होती है। अगर उसका हम माप करते हैं तो उसी को ही हम कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस प्रवृत्ति के माप को ही माध्य या सांख्यिकीय माध्य कहते हैं। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ही दूसरा नाम है सांख्यिकीय माध्य, स्टैटिस्टिकल एवरेज, या केवल जिसको मीन या एवरेज भी कहा जाता है वो होता है। तो किसी भी स्टैटिस्टिकल सीरीज की जो भी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, उन वैल्यूज वो वैल्यूज किसी एक वैल्यू के आसपास सेंट्रलाइज होती हैं। तो जिस वैल्यू के आसपास सेंट्रलाइज होती हैं, जिस वैल्यू के आसपास केंद्रित होती हैं, उस वैल्यू को ही सांख्यिकीय माध्य कहा जाता है, स्टैटिस्टिकल एवरेज कहा जाता है, या मीन कहा जाता है, या केंद्रीय प्रवृत्ति का माप उसको माना जाता है। तो किसी भी स्टैटिस्टिकल सीरीज के किसी एक वैल्यू को, जिस वैल्यू के पास और अधिकतर वैल्यूज सेंट्रलाइज होती हैं, उसके पास आसपास केंद्रित होती हैं, उसी वैल्यू को क्या कहा जाता है, सांख्यिकीय माध्य, स्टैटिस्टिकल एवरेज, मीन या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। अतः सांख्यिकीय माध्य एक ऐसा विशिष्ट एवं प्रतिनिधि मूल्य है जिसके आसपास अधिकतर व्यक्तिगत चर मूल्यों का जमाव होता है। तो हमारा जो स्टैटिस्टिकल एवरेज होता है वो एक प्रतिनिधि मूल्य होता है, रिप्रेजेंटेटिव वो वैल्यू होती है, वो रिप्रेजेंट करती है उन सारी स्टैटिस्टिकल सीरीज की वैल्यूज को। क्योंकि जो स्टैटिस्टिकल सीरीज है, जो सांख्यिकीय हमारी श्रेणी है, समग्र श्रेणी है, उस समग्र श्रेणी की अधिकतर मूल्य उसके आसपास ही जमा, अधिकतर मूल्यों का उसके आसपास ही जमाव होता है, उसके आसपास ही केंद्रित होते हैं। तो जो हमारा स्टैटिस्टिकल एवरेज है वो एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है, जो उन सब चर मूल्यों को जो कि समग्र श्रेणी में होते हैं, उन समग्र श्रेणी के चर मूल्यों को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, या फिर उसको प्रतिनिधित्व करता है। तो उसको ही क्या कहा जाता है, स्टैटिस्टिकल एवरेज। तो जो हमारा स्टैटिस्टिकल एवरेज है, मीन है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना कि किस तरीके से निकाला जाता है। क्योंकि जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, हमारे स्टेट्स में जो एडवांस टॉपिक आने वाले हैं, वो सब टॉपिक इसके ऊपर बेस रहने वाले हैं। तो ये हमारे लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैटिस्टिकल एवरेज इतना मेन है कि डॉक्टर बावले ने तो यहाँ तक कह दिया है कि सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है। जो सांख्यिकी है, हमारी स्टैटिस्टिक्स है, वो क्या है, साइंस ऑफ एवरेज है। जो हमारे एवरेज हैं उनका साइंस ही क्या होता है, स्टेट्स है। तो हमारे स्टैटिस्टिक्स की बेसिक जो आधार है क्या बता दिया, किसको बता दिया गया है, माध्य को बता दिया गया है। तो माध्य या जो एवरेज है वो सबसे मेन है, इसको हमें अच्छे से देखना होगा। तो हमने देखा कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का मतलब क्या हुआ। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को ही क्या कहा जाता है, स्टैटिस्टिकल एवरेज, सांख्यिकीय माध्य कहा जाता है। और सांख्यिकीय माध्य वो वैल्यू होता है जो किसी समग्र श्रेणी के अधिकतर जो मूल्य हैं, अधिकतर जो वैल्यूज हैं, उनको प्रतिनिधित्व करता है उनका, और साथ ही वो सारे अधिकतर वैल्यूज जो हैं उसी के आसपास केंद्रित रहती हैं। उस वैल्यू को ही सांख्यिकीय माध्य कहा जाता है। अब इससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है या सांख्यिकीय माध्य है, उसकी और क्या क्या नाम है, जिनको किस किस नाम से और बुलाया जाता है। जैसे उसको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जो हमने देखा अभी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देख रहे हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को ही सांख्यिकीय माध्य कहा जाता है। इसको सांख्यिकीय माध्य या माध्य, स्टैटिस्टिकल एवरेज या एवरेज भी कहा जाता है। स्थान संबंधी माप, मेजर ऑफ लोकेशंस भी कहा जाता है इनको। साथ ही प्रतिरूप या विशिष्ट मूल्य, अभी हमने देखा कि जो सांख्यिकीय माध्य होते हैं वो विशिष्ट मूल्य होते हैं, क्योंकि वो सब और अधिकतर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनको टिपिकल वैल्यूज भी
कहा जाता है। लास्ट है इसका सारांश अंक, इन्हें समरी नंबर भी कहा जाता है। तो स्टैटिस्टिकल एवरेज का या फिर हम कह सकते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को अलग अलग नामों से बुलाया जा सकता है, जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, स्टैटिस्टिकल एवरेज, मेजर्स ऑफ लोकेशन, टिपिकल वैल्यूज एंड समरी नंबर्स। अब इससे आगे हम देख जो हमारा सांख्यिकीय माध्य है, स्टैटिस्टिकल एवरेज है, उसका क्या ऑब्जेक्ट है, क्या उद्देश्य है और साथ ही उसके क्या कार्य, क्या फंक्शन है, तभी हमें इसके इंपॉर्टेंस का पता लगेगा। उस सांख्यिकीय माध्य का क्या ऐसा उद्देश्य है या क्या उसका कार्य है, इसकी वजह से ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा स्टैटिस्टिकल एवरेज है, सांख्यिकीय माध्य है, वो क्या करता है, सामग्री को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। हमारे पास जो भी डेटा होते हैं उन डेटा को वो क्या करता है, एक संक्षिप्त रूप में, समराइज वे में वो उनको रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर हम समस्त देश के निवासी, जो भी हमारी कंट्री है, इंडिया है, जो भी सिटीजन है पूरी इंडिया कंट्री के, उनकी अगर हम इनकम देखते हैं तो उनकी इनकम देखेंगे तो हमारे पास बहुत ज्यादा वाइड डेटा हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा। उस डेटा से हम कोई डिसीजन नहीं निकाल पाएंगे। तो उस डेटा की बजाय हम क्या करें, उनकी प्रति व्यक्ति औसत आय देखते हैं। प्रति व्यक्ति औसत आय, जैसे पर पर्सन जो उसकी एवरेज इनकम आ रही है, अगर हम उसको देखते हैं तो हमें ये पता लग जाएगा कि जो हमारी कंट्री है, इंडिया है, उसके वहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल या उसका जीवन स्तर कैसा है। उनकी हम हर व्यक्ति की आय को देखने के बजाय हम उनकी एवरेज इनकम निकाल लें, प्रति व्यक्ति की एवरेज इनकम कितनी आ रही है, जो हमारी कंट्री की टोटल इनकम है और जो हमारे टोटल लोग हैं उनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो प्रति व्यक्ति जो हमारी एवरेज इनकम है उसको देख के हम उसके आगे हम अपने रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो जो हमारे स्टैटिस्टिकल एवरेज है, सांख्यिकीय माध्य हैं, वो क्या करते हैं, जो भी हमारे डेटाज हैं, जो भी सामग्री है, उनको समराइज वे में, संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट इसका फंक्शन या उद्देश्य हम देखते हैं, तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा प्रदान करना। जो सांख्यिकीय माध्य हैं, स्टैटिस्टिकल एवरेज हैं, वो कंपेरेटिव स्टडी की हमें फैसिलिटी देते हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं, अभी हमने इंडिया के लोगों की प्रति व्यक्ति आय को देखा कि पर पर्सन हमारी इनकम कितनी है। अगर हम दो कंट्रीज का कंपैरिजन करना चाहते हैं, हमारी इंडिया की प्रति व्यक्ति आय कितनी है और दूसरा देश हमारे पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो, उनके वहां के पर पर्सन जो एवरेज इनकम कितनी है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि किसकी कहाँ के लोगों की जीवन स्तर अच्छा है और कहाँ के लोगों का प्रति व्यक्ति आय या कहाँ के लोगों की आय अच्छी है। या फिर हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि हम 2 या 3 वर्षों के जो पास हुए जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके औसत की तुलना कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि इस जो लास्ट 3 इयर्स हैं, उन 3 इयर्स में जो बच्चों के मार्क्स आए हैं, जो स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, उनके बेस पे हम उनकी कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि अच्छे मार्क्स या अच्छे स्टूडेंट्स कौन से ईयर में रहे हैं। इससे आगे नेक्स्ट है हमारा कि सांख्यिकीय माध्य क्या करता है, समूह का प्रतिनिधित्व करता है। जो भी समूह है, जो भी यूनिवर्स है, उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल भारत में कुछ लोगों को यादृच्छिक आधार पर चयनित कर उनकी आय के औसत के आधार पर प्रति व्यक्ति आय अर्थात पूरे देश की आय के औसत का अनुमान लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पूरे हमारे इंडिया में जितने भी लोग हैं, हम पर व्यक्ति हर आदमी को जाके उसकी इनकम का डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं कि हम ये करेंगे कि कुछ सैंपल बेस पे कुछ लोग हम या कुछ एरिया के लोग हम वहां के ले लेंगे और उस एरिया या उन लोगों की इनकम हम पता करेंगे कि वहां पे हर व्यक्ति की आय कितनी है और उसके बेस पे क्या होगा, पूरे इंडिया की प्रति व्यक्ति आय का कैलकुलेशन किया जाएगा। वो जो हम सैंपल लेंगे, वो सैंपल क्या करेगा, वो पूरे हमारे जो भी यूनिवर्स है, जो भी हमारे कंट्री है, इंडिया है, यहाँ पे हम इंडिया की अगर बात करते हैं, भारत की बात कर रहे हैं, तो जो भी पूरा हमारे कंट्री है, उसके कंट्री के पूरे लोगों की इनकम का हमें क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा, वो जो हमारा सैंपल होगा। तो जो हमारा स्टैटिस्टिकल एवरेज है वो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है। हमें पूरे समूह के डेटा को देखने की जरूरत नहीं होती, हम सैंपल बेस पे उसके एवरेज को देख के भी अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि भावी योजनाओं का आधार।
जो स्टैटिस्टिकल एवरेज से जो भी डेटा, जो भी रिजल्ट निकाले जाते हैं, उन रिजल्ट के बेस पे क्या होती है, भावी योजनाएं, जो भी प्लानिंग करते हैं उन प्लानिंग का वो बेसिस होते हैं, आधार होते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल देखते हैं कि हम कह रहे हैं कि इंडिया में औसत आयु 62 साल है, और विश्व के अधिकांश देशों में अगर हम देखते हैं कि एवरेज जो एज रहती है लोगों की वो 75 ईयर्स से होती है, तो इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत में जीवन की दशाओं में सुधार की आवश्यकता है। हम कह रहे हैं कि इंडिया के लोग हैं वो, उनकी औसत आयु हम देख रहे हैं तो 62 ईयर्स है, लेकिन अदर कंट्रीज में जाके देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ कंट्रीज में क्या है, 75 ईयर्स है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो जीवन की भारत में जो जीवन की दशाओं में क्या 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 है, हमें सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो औसत आयु जो हम निकाली हमें अरे वो और देश के कंपेरिजन में बहुत कम आ रही है। तो उसके अकॉर्डिंग हम भावी योजनाएं बना सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट प्लानिंग वगैरह करती है वो उसके अकॉर्डिंग कर सकती है। इससे नेक्स्ट आता है, और वो हमारा जो लास्ट है वो है सांख्यिकीय विवेचन का आधार प्रस्तुत करना। जो स्टैटिस्टिकल एवरेज है वो स्टैटिस्टिकल विश्लेषण एनालिसिस जो होते हैं उसकी अनेक रीतियां, जैसे कि हमारा अपकिरण, विषमता, कोरिलेशन, प्रतिगमन, जैसे सहसंबंध कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, डिस्पर्जन है, स्क्यूनेस है, इनके ऊपर आधारित होती है। और ये सारे क्या होते हैं, ये स्टैटिस्टिकल एवरेज के ऊपर ही बेस होते हैं। तो जो हमारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं उनके लिए, स्टैटिस्टिकल जो विवेचन होते हैं उनके लिए क्या करता है, हमारा सांख्यिकीय माध्य आधार प्रस्तुत कर। तो हमने देखा जो हमारा स्टैटिस्टिकल एवरेज है, सांख्यिकीय माध्य हैं, उनके क्या उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्ट और क्या फंक्शन है। तो हमने देख लिया कि वो जो भी हमारी सामग्री है, जो वो क्या करता है, सारे कलेक्टेड डेटा का उनको समराइज वे में प्रस्तुत करता है, ब्रीफ में क्या करता है, उनको रिप्रेजेंट करता है, कंपैरेटिव स्टडी की हमें सुविधा देता है, साथ ही क्या करता है, वो पूरे होल ग्रुप को, पूरे समूह को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। साथ ही हमने ये भी देखा कि ये क्या करता है, भावी योजनाओं का आधार, बेसिस फॉर फ्यूचर प्लानिंग के लिए बेसिस देता है। और लास्ट में हमने देखा जो भी सांख्यिकी, जो भी स्टैटिस्टिकल, जो भी एनालिसिस होते हैं, विवेचन होते हैं, उनका लिए बेसिस प्रस्तुत करता है। अब इससे नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारे, हम बार बार बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल एवरेज, सांख्यिकीय माध्य की, तो हमारा जो, अगर सांख्यिकीय माध्य की हम बात कर रहे हैं, तो जो हमारा आदर्श माध्य होगा, जो आइडियल एवरेज होगा हमारे लिए, वो कौन सा होगा, उसके अंदर क्या ऐसे आवश्यक तत्व होने चाहिए, ऐसे कौन से उसके अंदर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो हमारे लिए वो आदर्श रहे। तो हम देखते हैं आदर्श माध्य के लिए आवश्यक तत्व, असेंशियल प्रॉपर्टीज फॉर एन आइडियल एवरेज। एक आइडियल एवरेज होने के लिए इसमें ये निम्नलिखित एसेंशियल प्रॉपर्टीज होनी जरूरी होती है। सबसे पहले आता है इसमें स्पष्ट एवं स्थिर रूप से परिभाषित, इसको कह सकते हैं क्लियरली एंड रिजिडली, वो क्या होने चाहिए, परिभाषित होने चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होने। तो हमारा स्टैटिस्टिकल जो एवरेज होगा वो क्लियरली और रिजिडली क्या होंगे, डिफाइन होने चाहिए। ये ताकि जो हमारा अनुसंधान का काम है, जो भी हम इन्वेस्टिगेशन, जो भी हम रिसर्च करने वाले हैं, उसका रिजल्ट सही निकल सके। स्थिर का मतलब ये हो सकता है कि, रिजिड का मतलब ये है कि अगर हम किसी कि यूनिवर्स क्या ले रहे हैं या समग्र का जो डेटा ले रहे हैं, उस डेटा में कुछ थोड़ा सा डेटा अगर ऐड कर दिया जाए, थोड़ा डेटा हटा दिया जाए, उससे उस एवरेज पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो तुम्हारा स्टेटिस्टिकल एवरेज होना चाहिए वो स्पष्ट एवं स्थिर रूप से परिभाषित होना चाहिए, क्लियरली एंड रिजिडली डिफाइंड होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सभी मूल्यों पर आधारित, जो भी हमारे पास डेटाज हैं, वैल्यूज हैं, उनके सभी मूल्यों को वो रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़े से, अगर पूरे हम पॉपुलेशन की बात करते हैं कि थोड़े से सैंपल को वो रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, वो हमारे पूरे समग्र को, सभी मूल्यों को क्या करना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए, सभी मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सरल एवं बुद्धिगम्य होना चाहिए। जो स्टैटिस्टिकल एवरेज होगा वो समझने में सरल होना चाहिए ताकि सभी लोग उसको यूज कर सकें, साथ ही वो जो हमारा रिजल्ट देगा वो हमारे बुद्धिगम्य रिजल्ट देने चाहिए, और वो ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है निर्धारण में सरलता। नेक्स्ट जो हमारा, अगर हम एवरेज अगर डिसाइड करने वाले हैं तो उसको निर्धारण में सरलता होनी चाहिए ताकि इसको अच्छे से यूज किया जा सके और समझा जा सके। इससे नेक्स्ट आता है प्रतिचयन के परिवर्तनों का न्यूनतम प्रभाव। प्रतिचयन की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ आती है सैंपलिंग की बात। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हम किसी यूनिवर्स की डेटा लेते हैं या किसी एक बहुत बड़े वाइड एरिया के डेटा लेते हैं, तो उस डेटा में से अगर हम सैंपल के बेस पे,
सैंपल के बेस पे अगर एवरेज निकाल रहे हैं तो उस सैंपल में अगर थोड़े से डेटा हटा दिए जाएं, थोड़े से डेटा और जोड़ दिए जाएं, तो हमारा जो सांख्यिकीय माध्य होगा उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो वो क्या होना चाहिए, ऐसा स्टैटिस्टिकल एवरेज ऐसा होना चाहिए जिससे सैंपल में कुछ माइनर से अगर चेंजेस किए जा रहे हैं तो उसका प्रभाव ज्यादा प्रभाव नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट आता है बीजगणितीय विवेचना, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट की जो भी हमारा सांख्यिकीय माध्य होगा वो क्या होना चाहिए, सदैव अंकगणित और बीजगणित विवेचन में प्रयोग होने की व्यवस्था होनी चाहिए। वो हमारा बीजगणितीय विवेचन में भी काम में आने वाला होना चाहिए। तो हमने देखा कि आदर्श जो माध्य होता है, हमारा आइडियल एवरेज होता है, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होनी जरूरी होती हैं, वो हम प्रॉपर्टीज हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। इससे नेक्स्ट हम देखते हैं कि सांख्यिकीय माध्यों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के सांख्यिकीय माध्य होते हैं। तो हमने अगर टाइप देखते हैं कि सांख्यिकीय माध्य को 3 बेसिस पे बांटा गया है। सबसे पहले आता है स्थिति संबंधी माध्य, जिसको कहा जाता है एवरेज ऑफ पोजीशन। नेक्स्ट आता है व्यापारिक माध्य, व्यापारिक माध्य जिसको बिजनेस एवरेज कहा जाता है। और लास्ट आता है गणितीय माध्य जिसको मैथमेटिकल एवरेज कहा जाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज ऑफ पोजीशन, स्थिति संबंधी माध्य की हम बात करते हैं। तो स्थिति संबंधी माध्य 2 तरह के होते हैं, जिसमें होता है बहुलक और माध्यिका, मोड एंड मीडियन। इनके डिटेल में हम आगे के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, कहाँ काम में आते हैं और क्या होते हैं ये सब। तो स्थिति संबंधी माध्य के बेसिस पे सांख्यिकी माध्य को दो भागों में बांटा गया है। वो होता है एक तो मोड जिसको कहा जाता है बहुलक, और दूसरा का है मीडियन, माध्यिका। दूसरा आता है व्यापारिक माध्य जिसको बिजनेस एवरेज, बिजनेस एवरेज को नीचे 3 भागों में बांटा गया है, जिसको सबसे पहले आता है चल माध्य, मूविंग एवरेज। नेक्स्ट आता है प्रगामी माध्य, प्रोग्रेसिव एवरेज। और नेक्स्ट आता है संग्रथित माध्य, कंपोजिट एवरेज। और लास्ट है हमारा गणितीय माध्य। गणितीय माध्य के बेसिस पे इनको 4 भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहले आता है समांतर माध्य, अर्थमेटिक एवरेज, जो कि हमारा सबसे मेन है। इसी के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे, इसी के ऊपर सब बेस होने वाला है। इससे नेक्स्ट आता है गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आता है हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन। और लास्ट आता है वर्गकरणी माध्य, क्वाड्रेटिक मीन। इन सब माध्यों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। साथ ही उन मीन, मोड एंड मीडियन के बारे में भी हम देखने वाले हैं। अब इससे आगे डिटेल में हम समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन और सारे मीन और माध्यिका और बहुलक के बारे में नेक्स्ट लेक्चर्स में इससे आगे हम देखेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।